हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पार्ट 2 बताने वाली हूँ। आज पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें पैकिंग फैक्टर क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं और इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में बताऊंगी। तो इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं मिलर इंडिसेस पर और इंटरप्लेनर स्पेसिंग पे। ना सिर्फ ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, देखो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बेसिक्स तो बताऊंगी, मतलब डायरेक्ट लैटिस क्या होते हैं ये तो बताऊंगी। कि रेसिप्रोकल लैटिस जब हम पढ़ते हैं ना, तो आपका डायरेक्ट लैटिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एक्सआरटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लव माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। देखो, अब हम पैकिंग फैक्टर देखते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर में। देखो, हमने यहाँ पर देखा था जो क्रिस्टल होते हैं सीडी में, ये 7 वे होते हैं, इनमें से फर्स्ट था क्यूबिक। क्यूबिक में भी क्या होता है, क्यूबिक में भी हम सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ये सारे क्या होते हैं, हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही होते हैं। देखो, मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, 2D में यदि हम सिर्फ टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 5 टाइप्स के होते हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ प्रिमिटिव क्रिस्टल की बात करते हैं तो हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सेम सीडी में हम बात करते हैं। यदि हम टोटल बात करते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की, तो टोटल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे 14। यदि हम सिर्फ प्रिमिटिव सेल्स की बात करते हैं, जहाँ अपन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो, 1 हो, तब हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यदि हम इस क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, इसमें भी हम सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितने टोटल हो जाते हैं, टोटल क्रिस्टल हो जाते हैं हमारे 14। यदि हम इन सबको काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ हम क्यूबिक, टेट्रागोनल इनकी बात करते हैं, मतलब प्रिमिटिव की बात करते हैं, तो कितने वे हो जाएंगे, 7 वे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम क्यूबिक में भी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी की अदर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, तो ये वाली स्लाइड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नेट में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एचसीबी क्या होते हैं वो हम देखते हैं। देखो, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। जैसे क्यूब बन गया, क्यूब की कॉर्नर में एटम्स अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, यहाँ पर तक कॉर्नर पे तो होते हैं, साथ में बॉडी के सेंटर पे क्या होता है, एक एटम होता है, जिसको हम बोलते हैं बीसीसी। एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, यहाँ पर क्यूबिक मतलब कॉर्नर पर तो एटम्स होंगे ही, साथ में फेस, ये एक फेस प्लेन बना हुआ है, इस प्लेन के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे एक क्या होता है, एटम्स होते हैं। तो 6 जो फेस है उसके सेंटर पे क्या होंगे, एटम्स होंगे। और एससीपी में क्या होता है, हेक्सागोनल इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, तो इसको हम बोलते हैं एचसीपी। ठीक है, अब हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेते हैं। देखो, क्योंकि कॉर्नर पे अरेंज है तो एक एटम्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पूरे क्रिस्टल में वो 1/8 होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्यूब की बात करें, ऐसे बहुत सारे क्यूब्स होंगे। ठीक है, आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे, तो इस एटम्स का सिर्फ इस वाले के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 होगा। ठीक है, इस तरह से कितने यहाँ पर एटम्स है, 8 है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया, 1। तो नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में कितने हैं, 1। देखो, जहाँ पर भी 1 आ जाता है, यूनिट नंबर ऑफ एटम 1 है, तो वो क्या बन जाती है, हमारी प्रिमिटिव सेल। तो सिंपल क्यूबिक क्या है, एक प्रिमिटिव सेल होती है। अब हम बात करते हैं बीसीसी की, बॉडी सेंटर क्यूबिक, जहाँ पर एटम्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पर भी होती है। ठीक है, तो कॉर्नर वाले एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8 × 8 1। और बॉडी सेंटर है, मतलब इस सेंटर के अंदर ही एटम है, इसका किसी और क्यूब के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1। 1 + 1 = 2। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाए, यहाँ पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम फेस सेंटर की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, फेस पर एटम होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन इस ऊपर वाले के साथ भी होगा, तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन फेस वाले का कितना होता है, 1/2। कितनी फेस है यहाँ पर, 6 फेस है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। और कॉर्नर वाली का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8, और कितने कॉर्नर है, 8, तो यहाँ पर 1 + 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं एफसीसी में, 4 होते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीपी की। एचसीपी में स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, हेक्सागोनली एटम्स अरेंज होते हैं, और इस तरह से हेक्सागोनल की 2 लेयर होती है, और बीच में यहाँ पर 3 एटम्स होते हैं, साथ में फेस पे भी एटम्स होता है। यदि हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं तो कितने होंगे, देखो ये 3 एटम्स तो बीच में है, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो 3 ही होगा, सबका एक होगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और जो फेस पर है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इस फेस पर 2 एटम्स है।
लेकिन जो कॉर्नर पर है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 होता है और कितने एटम्स है, 12 एटम्स है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 3 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो एससीपी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6। आपको याद रखना है सिंपल क्यूबिक में होते हैं 1, बीसीसी में होते हैं 2, एफसीसी में होते हैं 4 और एससीपी में टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 6। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है क्योंकि नेक्स्ट पैकिंग फैक्टर में भी ये काम आती है। अब हम सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालते हैं। सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे अरेंज होते हैं, तो एटम होते हैं वो क्या होते हैं कि स्फीयर होते हैं, तो हम स्फीयर बना लेंगे। हमें पता है स्फीयर जो होते हैं उसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है r, तो ये भी कितनी हो जाएगी r। 2r किसके बराबर हो जाएगी, लैटिस पैरामीटर के बराबर, तो r कितना हो जाएगा a/2। तो सिंपल क्यूबिक के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीसीसी के लिए। बीसीसी में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं एक तो कॉर्नर पे होते हैं और एक होते हैं हमारे बॉडी के सेंटर पे। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये वाला एटम और ये वाला एटम लेंगे क्योंकि यही सबसे नियरेस्ट होते हैं। तो इसके लिए ये यहाँ पर एक स्फीयर बना लेंगे और एक यहाँ पर एक स्फीयर बना लेंगे। तो ये वाली डिस्टेंस रहेगी r और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी रहेगी r। देखो ये पूरा डायगोनल कितना होता है √3a होता है। यदि सिर्फ ये वाले डायगोनल की बात यहाँ तक की बात करते हैं तो 2r इसके बराबर जाएगा √3a/2 के। तो r कितना हो जाएगा √3a/4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बीसीसी के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो जाएगी √3a/4। अब हम फेस सेंटर क्यूबिक के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालते हैं। तो फेस सेंटर में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं एक तो फेस पर होते हैं और कॉर्नर पे होते हैं। तो नियरेस्ट नेबर कौन कौन से होंगे, ये वाला एटम और ये वाला एटम ही सबसे नियरेस्ट होता है। कैसे होता है, एक फेस हो गया, ये ऊपर का वाला फेस को हम इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो एटम्स के लिए क्या बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे। एक तो ये वाला स्फीयर और एक ये वाला स्फीयर। देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r। ठीक है, हमें पता है जो फेस पे ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये टोटल कितनी होती है √2a के बराबर होती है और 2r किसके बराबर जाएगी √2a/2 के, इसका हाफ के बराबर हो जाएगी। तो r कितना हो जाएगा a/2√2। ठीक है, तो फेस सेंटर के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो जाएगी a/2√2। ठीक है, अब हम एससीपी के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालते हैं। तो एससीपी में ये जो दो एटम्स होते हैं वो नियरेस्ट होते हैं, तो यहाँ से हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो a होती है, तो 2r a के बराबर हो जाएगी, तो r हो जाएगी a/2 के बराबर। तो सिंपल क्यूबिक की तरह ही इसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से हम पैकिंग फैक्टर निकालते हैं। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैकिंग फैक्टर में ये जरूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है। तो सिंपल क्यूबिक है, क्योंकि क्यूबिक की स्ट्रक्चर है, तो यूनिट सेल की वॉल्यूम कितना होगा a³। ठीक है, बीसीसी एफसीसी इन सब के लिए a³ होता है। आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है कि एससीपी के लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है 3√3a² c/t, या फिर हम बोल सकते हैं c/a की वैल्यू होती है √8/3। देखो ये निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा निकालने का तरीका ज्योमेट्रिकली थोड़ा टफ होता है, इससे आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। आपसे कोई नहीं पूछने वाला, इसको निकाल के बताओ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एससीपी में कितना होता है। यदि आप एमएससी लेवल पे बात कर रहे हो तो मे भी निकालने को पूछ सकते हैं, बट नेट में आपसे नहीं पूछेंगे। आपको याद रखना है डायरेक्ट 3√3a² c/2 होता है। अब हम प्रिमिटिव सेल्स की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल्स ये निकाल सकते हैं, या पैकिंग फैक्टर में काम नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, यदि आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव सेल्स वो सेल्स होती है जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एक होते हैं। हमें पता है सिंपल क्यूबिक के लिए, ये सिंपल क्यूबिक है, ये बीसीसी है, ये एफसीसी है और ये एचसीपी है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम एक होता है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, a³ ही होंगे। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल्स कितना हो जाएगा a³/2 हो जाएगा। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4 होते हैं, लेकिन हमें प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम निकालना है तो कितना हो जाएगा a³/4। एससीपी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल्स कितना हो जाएगा 3√3a² c/2 डिवाइड में 6। ठीक है, अब पैकिंग फैक्टर क्या होता है, पैकिंग फैक्टर मतलब पूरे यूनिट सेल, एक यूनिट सेल की वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको पैकिंग फैक्टर बोलेंगे। तो क्या होता है, डिवाइड में आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब पूरी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये होता है हमारा पैकिंग फैक्टर। इसको हम सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी के लिए निकालते हैं।
सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फैक्टर निकालते हैं। हमें पता है सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एक होते हैं। और वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, तो एक एटम का वॉल्यूम निकालना है। हमें पता है एटम होते हैं वो स्फीयर होते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है a/2, तो 4/3 पाई a/2 का क्यूब। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक ही है, तो उसका वॉल्यूम आ गया डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा पाई a क्यूब। यहाँ ये 4 बनेगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा पाई/6। तो सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फैक्टर कितना होता है पाई/6। इसको परसेंटेज में हम काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 52%। ठीक है, अब हम बीसीसी के लिए पैकिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, हमें पता है बीसीसी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। पैकिंग फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए स्मॉलेस्ट यूनिट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए स्मॉलेस्ट यूनिट। तो एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना होता है बीसीसी के लिए, हमें पता है कितना होता है √3a/4। यहाँ पर हम √3a/4 रख देंगे, उसका क्यूब कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, 2 रख देंगे, डिवाइड में क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा √3 पाई/8। ठीक है, और जब हम इसको परसेंटेज में काउंट करते हैं तो कितनी परसेंट आती है इसकी 68%। ठीक है, अब हम एफसीसी के लिए पैकिंग फैक्टर निकालते हैं। तो पैकिंग फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना होता है एफसीसी के लिए a/2√2। यहाँ पर हम रख देंगे a/2√2 का क्यूब। ये तो एक एटम का हो गया, मल्टीप्लाई में हम 4 करेंगे जिससे हम एक यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकाल सके। डिवाइड में हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है a क्यूब। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, फिर आएगा 4 मल्टीप्लाई में 4 पाई a क्यूब, 3 इंटू में हो जाएगा 2 इंटू √2, 2√2 3 टाइम्स आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, सो 4 से ये 4 काउंट ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा पाई/3√2। जब हम इसको परसेंटेज में काउंट करते हैं तो कितना आता है, ये 72%। एससीपी के लिए पैकिंग फैक्टर निकालते हैं। पैकिंग फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम ये एससीपी का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं, कितना होता है 3√3a² c/2। ठीक है, और इसमें हम वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल निकालते हैं। हमें पता है एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं, यहाँ पर 6 एटम्स होते हैं। एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना होता है यहाँ पर a/2, तो यहाँ पर a/2 रख देंगे। टोटल एटम्स कितने होते हैं 6 होते हैं, यहाँ पर 6 रख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा 6 इंटू 4/3 पाई a क्यूब, 2 4 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3√3a² c/2। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5 पाई a क्यूब बचेगा ऊपर, और यहाँ पर बचेगा 3√3a²/2। और c कितना होता है, c/a होता है हमारा 8/3। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से रख देंगे तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर a आ जाएगा, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 निकल के आएगा वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ पाई/3√2। ठीक है, जब इसको हम परसेंटेज में काउंट करते हैं तो ये कितना आता है 72%। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फैक्टर होता है 52%, बीसीसी में होता है 68%, नॉट 72, 74%। ठीक है, एक बार आप देख लेना। तो सिंपल क्यूबिक में होता है 52%, बीसीसी में होता है 68%, एफसीसी में होता है 74%, और एससीपी में होता है 74%। जब हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में होता है ये 34%। तो आपको ये पैकिंग फैक्टर की परसेंटेज याद रखनी है। तो मैंने गलती से 72 बोल दिया था, यहाँ पर कितना होता है 74। जब आप इसको परसेंटेज में काउंट करोगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है,
सो मिलर इंडिसेस को देखने से पहले आपको प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेन्स कहाँ होते हैं, ठीक है। तो प्लेन्स क्या होता है, देखो सिंपल क्यूबिक की ये स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। एक्स ये हो जाएगा हमारा वाई और ये हमारा हो जाएगा क्या, जेड, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारे क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे है और यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे क्या, प्लेन्स। इन प्लेन्स की क्या ओरिएंटेशन होती है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में इनकी क्या ओरिएंटेशन होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस इंडिसेस को यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर साइंटिस्ट का नाम है। तो मिलर इंडिसेस यूज़ करते हैं प्लेन्स की ओरिएंटेशन पता करने के लिए। एक्स वाई जेड जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहाँ पर प्लेन्स की ओरिएंटेशन कहाँ है, क्या है, ठीक है। प्लेन्स कहाँ पर है ये पता करने के लिए हम इस इंडिसेस को यूज़ करते हैं। अब क्यों जरूरत पड़ती है, जब भी हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन करते हैं ना और हम एक्स-रे डालते हैं प्लेन्स पर, तो प्लेन्स का ओरिएंटेशन तो पता होना चाहिए ना। तो प्लेन्स की ओरिएंटेशन के लिए हम मिलर इंडिसेस यूज़ करेंगे, जैसे कि हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन में इसको अच्छे से यूज़ कर सकें, ठीक है। और ओरिएंटेशन के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है HKL और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट। HKL क्या है हमारा, ये HKL हमारे मिलर इंडिसेस है और स्मॉल ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये प्लेन का क्या है, ओरिएंटेशन है। यदि हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई प्लेन यहाँ पर है, ठीक है, ये प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है ये है हमारे 0 0 1 में। इससे जो पीछे वाला प्लेन होगा वो नेगेटिव 0 0 1 माइनस में होगा और माइनस को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 0 1 बार में है। तो ये दोनों ही एक फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके अंदर 0 0 1 भी आ गया, 0 0 1 बार भी आ गया, ठीक है। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। जबकि हम प्लेन की डायरेक्शन को यूज़ करना है तो हम जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसको यूज़ करते हैं। तो ये आपको जो रिप्रेजेंटेशन होता है मिलर इंडिसेस का, आपको ये याद रखना है। तो मिलर इंडिसेस क्यों यूज़ करते हैं, प्लेन की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को हम यूज़ करते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए, बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए, और स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम मिलर इंडिसेस की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। देखो मिलर इंडिसेस जो HKL होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग होती है D उसको निकालने में। साथ में जो ब्रैग्स लॉ है, एक्सरे रिफ्रैक्शन है, वहाँ पर भी हम मिलर इंडिसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस किस तरह से निकालेंगे, HKL किस तरह से निकालेंगे, उसका ये फॉर्मूला है H रेशो K रेशो N इक्वल्स टू होता है A/OA, रेशो में B/OB, रेशो में C/OC। यहाँ पर ABC क्या है हमारे लैटिस पैरामीटर और OA OB OC क्या है हमारे इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है मिलर इंडिसेस का और इसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं जो एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं हम और वहाँ से हम मिलर इंडिसेस निकालेंगे प्लेन्स का। तो प्लेन्स की ओरिएंटेशन निकालने के लिए हम मिलर इंडिसेस यूज़ करते हैं। तो ये एक प्लेन ले लिया हमने, ठीक है। हम इस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे HKL इक्वल्स टू A/OA, B/OB और C/OC, ठीक है। हमने बोला ये क्या है, क्यूबिक है, तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C हो जाएगा। तो ABC की जगह हम A रख देंगे, ठीक है। और हम इसका इंटरसेप्ट देखते हैं। तो ये जो प्लेन है ना, देखो ये जो प्लेन है ये OA पे कट ही नहीं कर रहा, ये तो यहाँ की तरफ है। जब ये कट ही नहीं कर रहा तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये B पर भी कट नहीं कर रहा है, B तो यहाँ पर है, बल्कि ये कट यहाँ पर कर रहा है। तो OAB कितना हो जाएगा इंटरसेप्ट, Y एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन ये C पर कट कर रहा है, देखो ये प्लेन यहाँ पर कट OC पर कट कर रहा है और OC पे कहाँ कट कर रहा है, ये जो OC की जो लेंथ है उसका हाफ पे कट कर रहा है। यदि OC A है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, A/2। तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, A/2। तो OC क्या है, बेसिकली इंटरसेप्ट है इन Z डायरेक्शन, OB है इंटरसेप्ट इन Y एक्सिस और OE है इंटरसेप्ट इन X एक्सिस। तो जब इसको सॉल्व कर ले तो HKL कितना आएगा, 0 0 2। तो इस प्लेन के लिए HKL कितना हो जाएगा, 0 0 2। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हम ये वाला प्लेन कंसीडर करते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये वाला प्लेन X और X Y Z तीनों को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, HKL इक्वल्स टू A/OA, B/OB एंड C/OC, ठीक है। इसको हम क्यों भी कंसीडर कर रहे हैं तो A इक्वल्स टू होगा B की और B इक्वल्स टू होगा C के। यहाँ पर ABC की वैल्यू हम A पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि ये इंटरसेप्ट कर रहा है X एक्सिस पर, तो ये काट
कहाँ पर कट कर रहा है, ये ए डिस्टेंस पर, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ए, ओ बी पर कट कर रहा है ए पर, और ओ सी पर भी ये ए पर कट कर रहा है, तो ये रेशो कितना हो जाएगा 1:1:1। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1:1:1 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि मान लो हमको पता है कि ये क्यूब नहीं है, फिर भी यदि इसकी वैल्यू 1:1:1 आएगी, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर ए पे कट करेगा, वाई पर बी पे, और जेड पर भी सी पे कट करेगा, ठीक है। तो ए अपॉन ए 1 हो जाएगा, बी अपॉन बी 1 हो जाएगा, सी अपॉन सी भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं, उसका नाम है इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी। देखो डी निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है, साथ में ब्रैकेट्स जो नॉब होता है उसमें भी हम डी निकालते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्या होता है डी? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो डी होता है दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस। तो यदि आपको डी पता है तो आप काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो। डी क्या होता है? डी होता है 1/√में एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एच के एल क्या है? हमारे मिलर इंडिसेज है, और ए बी सी क्या है? हमारे लैटिस पैरामीटर है। ए हमारे एक्स डायरेक्शन में, बी हमारे वाई डायरेक्शन में, और सी हमारे जेड डायरेक्शन में। तो यदि आपको एच के एल की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ए बी सी आपको पता है कि कौन सी क्यूब के लिए आपको दे रखा है, तो आप वहाँ से इजली